चलिए आज का लेक्चर है हम लोग के बीच में ये क्रिस्टल ठोस का वर्गीकरण। लेक्चर 3 शायद है ना आज, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं। क्रिस्टल ठोस का वर्गीकरण के बारे में हम लोग को पढ़ना था। तो क्रिस्टल ठोस का वर्गीकरण में यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि क्रिस्टल ठोस का कितने रूप में वर्गीकरण किए गए हैं। तो पिछले क्लास में जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने जिक्र किया था कि क्रिस्टल ठोस को ये आयनिक ठोस में, सहसंयोजक ठोस में, धात्विक ठोस में और आयनिक ठोस में हम लोग बांटे हैं। ठीक ना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये अवयवी कण या आयन आयनिक ठोस कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए सभी विद्यार्थी, आज का जो टॉपिक है हम लोग के बीच में आयनिक ठोस, तो एक नंबर ऐसे लिख करके आप एक नंबर ऐसे आयनिक ठोस लिख करके डैश मारिए अपने कॉपी में। आयनिक ठोस लिख करके डैश मारेंगे। देखिए, कहता है कि वह क्रिस्टल जिसके अवयवी कण आयन हो उसे आयनिक ठोस कहते हैं। यानी कुछ ऐसे ठोस आपके पास हैं जो आयन से मिलकर के बनते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं आयनिक ठोस का, तो आयनिक ठोस वैसा ठोस होता है जो आयन से मिलकर के बनते हैं। और आपको पता है कि आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है निगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन और एक होता है निगेटिव आयन। यानी कि पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन मिल करके एक ठोस का निर्माण करता है, उसको हम आयनिक ठोस कहते हैं। और आयनिक ठोस में जैसे सपोज डेट आपको पता है कि आयनिक ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो NaCl होता है, नमक होता है। और ये नमक जो है ये प्लस और ये माइनस, यानी Na पर प्लस चार्ज और Cl पर माइनस चार्ज, सोडियम क्लोराइड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। सोडियम क्लोराइड। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे मान लिया जाए सपोज डेट आप लोग कि यहाँ पे एक प्लस एक माइनस, 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 एक माइनस प्लस। यानी कि ये एटम इस एटम के साथ ऐसे जुड़ा हुआ होता है। और जब प्लस माइनस के बीच में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे Na है, यहाँ पे Cl है, तो दो आयन के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत स्थिर बल कहा जाता है। और ये वैद्युत स्थिर बल जो है ये कहा जाता है कि एक प्रकार का आयनिक बॉन्ड का निर्माण करता है। आयनिक बॉन्ड का निर्माण करता है, यानी कि ये जो है आयनिक बंधन का निर्माण करता है। आयनिक बंधन तो आपसे ये पूछता भी है कि आयनिक ठोस में किस प्रकार का बंधन बनते हैं, तो आयनिक ठोस में आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक ना, एकदम याद रखिएगा, एकदम ऐसे याद रख सकते हैं। आयनिक ठोस किसे कहते हैं? वह क्रिस्टल या वैसा ठोस जो दो आयन से मिल करके बनता है उसे हम आयनिक ठोस कहते हैं। दो आयन से मिल करके, दो अपोजिट आयन, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो दो अपोजिट आयन यानी कि दो भिन्न आयन से मिल करके बने ठोस को हम आयनिक ठोस कहते हैं। यानी आयनिक ठोस में दो प्रकार की आयन की उपस्थिति होती है। दो प्रकार की आयन की उपस्थिति होती है और दो प्रकार की अगर आयन की उपस्थिति हो रही है तो उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन, तो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करते हैं।
जहां पर हम बोलते हैं वैद्युत स्थिर बल, वैद्युत स्थिर बल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। आयनिक बॉन्ड को एक और नाम दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कहीं पे आप कॉपी में इसको रफ कर लेना, ये सब बहुत आगे कारगर साबित होगा, ठीक ना। अब देखते हैं आगे। यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे परमाणु उपस्थित हैं, और जो परमाणु उपस्थित होते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर के बने होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर के बने होते हैं। यानी कि मान लीजिए कि ये प्लस है तो ये माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, माइनस है, माइनस है। इस प्रकार से कहा जाता है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं इस प्रकार से, ऐसे ऐसे। तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। तो याद रखना, आयनिक ठोस वैसा ठोस होता है जो दो डिफरेंट आयन से मिलकर के बनते हैं, ठीक ना। तो दो डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न आयनों से मिलकर के बनता है, उस ठोस को आयनिक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे आप समझ लो, जैसे आपके पास एग्जाम्पल में दिया हुआ है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो बड़ा कर देते हैं, ठीक ना। हो सकता है कि आप लोगों को दिखाई ना दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा होगा। तो एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं कि आयनिक ठोस का एग्जाम्पल क्या होता है, तो आप लोग नाम जानते हैं NaCl होता है, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। पोटेशियम क्लोराइड, इसको हम लोग कहते हैं KCl को। पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं KNO3 को। यहाँ पर कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, और ये एक H2O के फॉर्म में भी आता है, ठीक ना। तो इसमें भी कहा जाता है आयनिक बॉन्ड। लेकिन समान तौर पे देखा जाता है कि H2O की अगर हम आगे बात करेंगे तो H2O जो है ना, इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसमें कौन सा बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा है कि जल में कौन सा बंधन होता है, H2O में कौन सा बंधन होता है, तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक ना। यहाँ पे इसको मत लिखो, ठीक ना, बस यहाँ पे आप इसको लिख दो। देखिए ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस के रिस्पेक्ट में है। तो जो प्लस और माइनस के रिस्पेक्ट में होता है वो उसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक, ठीक ना। आयनिक बॉन्ड बोलिए, आयनिक कंपाउंड बोलिए, आयनिक सॉलिड बोलिए। तो वैसा सॉलिड जिसमें दो आयन की उपस्थिति होती है उसे हम आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया NaCl, KCl, KNO3, CuSO4। अब कहा जाता है नेक्स्ट पॉइंट में डैश मार के इसको लिखते जाना, इनके अवयवी कण आयन होते हैं। अवयवी कण की बात करें तो अवयवी कण को हम लोग इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। और अवयवी कण का मतलब होता है, कहीं पे नोट में आप लिख लो इसको, ठीक ना, कहीं पर नोट में लिख लो कि जहां पर अवयवी कण की अगर बात करेगा, अवयवी कण की बात करेगा, तो अवयवी कण का मतलब होता है या तो परमाणु, या तो अणु, या तो आयन। परमाणु, अणु या आयन, ये स्पीसीज के रूप में भी काम करते हैं। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं स्पीसीज, ठीक ना, इसको बोलते हैं स्पीसीज, स्पीसीज। तो स्पीसीज का भी मतलब यही होता है, परमाणु, अणु या आयन, ठीक ना। तो जहां पे बोले अवयवी कण, तो अवयवी कण का मतलब समझना है परमाणु, अणु और आयन। इसको नोट में कहीं पे आप लोग लिख लो, ठीक ना। अब देखिए, अब जरा बढ़ते हैं आगे। आयनिक क्रिस्टल की विशेषताएं, इसको भी आप डैश मार के लिख सकते हो कि आयनिक क्रिस्टल की विशेषताएं क्या होती हैं, यानी कि इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, नेचर क्या होता है। तो यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। आयनिक क्रिस्टल आपको पता है, इसको डैश मारना है ऐसे, फिर लिखना है पहला नंबर पॉइंट में ऐसे कि ये कठोर और भंगुर होते हैं। जितने भी आयनिक ठोस होते हैं, जैसे अभी हम लोग ने देखा कि आयनिक ठोस की अगर हम बात करते हैं तो आयनिक ठोस एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है, और वैसा ठोस पदार्थ होता है जो दो आयन से मिलकर के बनते हैं, एक पॉजिटिव और निगेटिव। तो आयनिक ठोस जो है ना, ये आपका
भंगुर नेचर का होता है, भंगुर स्वभाव का होता है। और भंगुर स्वभाव आप समझ सकते हैं कि जैसे NaCl होता है आपके पास, CuSO4 आपके पास होते हैं, KCl आपके पास होता है। तो ये सभी जो ऐसा सॉलिड है, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, इसको अगर आप हथौड़ी से पीटेंगे, हथौड़ी से मारेंगे तो ये चूर चूर हो जाएगा। जैसे आप नमक को देख सकते हैं, नमक को आप चूर चूर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप हथौड़ी से उसको मारिए, तो जो ठोस पदार्थ को अगर आप हथौड़ी से पीट रहे हैं और वो टूट जा रहा है, चूर चूर हो जा रहा है, उसको हम लोग भंगूर कहते हैं। ठीक ना, कठोर होता है लेकिन उतना भी कठोर नहीं होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि आयनिक ठोस जो होते हैं ना, कठोर और भंगूर होते हैं। याद रखने के लिए ये चीज़ है कि आयनिक ठोस कठोर और भंगूर होते हैं। फिर सेकंड पॉइंट, इनके द्रवणांक काफ़ी उच्च होते हैं। हम लोग पढ़े थे 11th क्लास में कि आयनिक ठोस आयनिक बंधन, आयनिक ठोस आयनिक बंधन में पाए जाते हैं, सहसंयोजी बंधन सहसंयोजी ठोस में पाया जाता है, जो कि सहसंयोजी बंधन कमजोर होते हैं आयनिक बॉन्ड की अपेक्षा, यानी आयनिक बॉन्ड मजबूत होता है। तो आयनिक बॉन्ड जब मजबूत होगा तो आयनिक ठोस भी मजबूत होगा। ठीक ना, आयनिक ठोस भी क्या होगा? मजबूत होगा। जरा स्लीपर पहन ले। आयनिक ठोस मजबूत होते हैं, तो आयनिक ठोस मजबूत होगा तो उनका द्रवणांक और क्वथनांक की अगर हम बात करते हैं तो द्रवणांक और क्वथनांक भी काफ़ी उच्च होगा। ठीक ना, क्योंकि उसमें मजबूत वाला बंधन बन रहा है, और जब मजबूत वाला बंधन बनेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका क्वथनांक और द्रवणांक उच्च होंगे, ज़्यादा होगा। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। आयनिक ठोस जो होता है अगर ठोस अवस्था में समान तौर पे रहता है तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत इससे प्रवाहित नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए ना कि यहाँ पे हमने नमक का ढेर लगा दिया है, यहाँ पे पूरा नमक है, ठीक ना, पूरा चारों तरफ नमक हमने बिछा दिया है, यहाँ पे हम करंट वायर को दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमको लाइन नहीं मारेगा, समझ गए, इसमें लाइन नहीं मारेगा क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन जैसा ही ये द्रवित अवस्था में मोल्टेन स्टेट में होता है या विलयन की अवस्था में होते हैं तो ये विद्युत के तुरंत सुचालक हो जाते हैं। आप लोग को ये स्वभाव 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ाए थे कि आयनिक ठोस अगर ठोस के रूप में होता है, सामान्य ठोस के रूप में होते हैं तो विद्युत का कुचालक होता है, यानी विद्युत धारा उसमें प्रभावित नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अगर उसको हम पानी के संपर्क में लाते हैं या उसको पिघला देते हैं, यानी कि मेल्ट कर देते हैं, मोल्टेन स्टेट में ले आते हैं, तो उसमें जैसे ही विद्युत धारा को पास करवाएंगे करंट लगेगा, यानी विद्युत धारा पास होगा। और जब विद्युत धारा पास होता है तो जाहिर सी बात है कि वो विद्युत का सुचालक हो जाते हैं, वो विद्युत का क्या हो जाता है? सुचालक हो जाता है। तो इस बात पे हम लोगों को गौर करना है, ठीक ना। आयनिक ठोस ठोस अवस्था में जब होता है विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु जैसे ही उसको द्रवित अवस्था में या विलयन अवस्था में लाते हैं तो वो तुरंत विद्युत का सुचालक हो जाते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा नंबर पॉइंट पे, कॉपी में सब लोग लिखते भी जाएंगे। ये जल और ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं, यानी कि आयनिक ठोस जो है ये जल में आसानी से घुल जाता है। आप जैसे देखो ना, नमक देखो, कॉपर सल्फेट देखो, पोटेशियम क्लोराइड को देखो, ये सब ऐसे सॉलिड हैं जिसको अगर हम पानी में घोलना चाहें तो पानी में आसानी से घुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं। ध्रुवीय विलायक का मतलब क्या होता है? पोलर सॉल्वेंट, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव की उपस्थिति हो। ध्रुवीय का मतलब होता है दो पोल, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो वैसा कोई कंपाउंड, वैसा कोई यौगिक जिसमें दो पोल होते हैं, दो चार्ज होता है, उसको हम ध्रुवीय कहते हैं, ठीक ना। यानी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक ना, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक ना। अभी 2:30 बज रहा है ना, चलो आधा घंटा और 3 बजे तक आप लोग का क्लास चलेगा। परंतु अध्रुवीय विलायक में अघुलनशील होते हैं। लेकिन जब अध्रुवीय की बात करें, यानी कि अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें प्लस प्लस है, जैसे मान लो H2,
H2 Cl2 की बात करें तो Cl2 में आप देख सकते हो Cl माइनस माइनस होगा, तो माइनस माइनस में यानी कि अध्रुवीय में, ये अध्रुवीय विलायक में ये अघुलनशील होते हैं, ठीक ना। तो आपको हमेशा याद रखना ये पॉइंट कि आयनिक ठोस की विशेषताएं क्या होती है। तो आयनिक ठोस की विशेषताएं यानी कि आयनिक ठोस का गुण है कि ये कठोर और भंगुर होते हैं। आयनिक ठोस का द्रवणांक तथा क्वथनांक काफी उच्च होता है। आयनिक ठोस ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु द्रवित और विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये जल और ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन अध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील होते हैं, ठीक ना। तो चलिए यहाँ तक बात हम लोग डिस्कस में ले लिए, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए अब इसका कहा जाता है चौथा नंबर पॉइंट के बाद पांचवा नंबर पॉइंट में आते हैं। पांचवा नंबर पॉइंट क्या कहता है इसके बारे में जरा एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं। पांचवा नंबर पॉइंट में कहता है इसका जालक संरचना नियत होती है, यानी कि इसका जो लैटिक्स स्ट्रक्चर होते हैं वो नियत होते हैं, नियमित होते हैं। जैसे एक फॉर्म से बना हुआ है तो दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट इसी प्रकार से करेगा, ठीक है ना। जैसे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे आपको हम बता देते हैं फिर से एक बार। जैसे आयनिक सॉलिड में कहता है कि जालक संरचना नियत होते हैं। जैसे अब नमक जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ हम इस प्रकार से बना दिए, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो सभी जितने भी नमक का जो मॉलिक्यूल होंगे सब का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही बनते जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से प्लस माइनस हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में इसी प्रकार से बनते जाएंगे, ठीक ना। चलिए अब आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट में, सहसंयोजक क्रिस्टल। यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, ये दूसरा नंबर में पॉइंट बनानी है। दूसरा नंबर में पॉइंट बनाइए आप लोग, सहसंयोजक क्रिस्टल, यानी कि ये आपका दूसरा नंबर है, ठीक ना। तो ये दूसरा नंबर लिख करके डैश मारिए कि अब हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजक क्रिस्टल क्या होता है, जिसको कोवैलेंट क्रिस्टल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कोवैलेंट क्रिस्टल यहाँ पे भी हम लोग समझते हैं, पहले बातों को समझ लेते हैं, ठीक ना। कोवैलेंट क्रिस्टल के बारे में यहाँ पे हमने जरा देखिए, बात यहाँ पे बोलता है बाबू कोवैलेंट क्रिस्टल यानी कि सहसंयोजी क्रिस्टल। एक नजर आप अपने बोर्ड पे डालेंगे, सहसंयोजी क्रिस्टल, क्रिस्टल ठोस या एक प्रकार का ठोस होता है। अब देखिए सहसंयोजी क्रिस्टल ठोस की अगर बात करते हैं, यानी कि सहसंयोजी क्रिस्टल ठोस को हम लोग शॉर्टकट में यहाँ पे समझ सकते हैं कि सहसंयोजी ठोस के नाम से जानते हैं। ये सहसंयोजी जो ठोस है इसको हम लोग कोवैलेंट सॉलिड के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है बाबू कोवैलेंट सॉलिड। अब जो कोवैलेंट सॉलिड होते हैं ना, इसमें कहा जाता है कि सहसंयोजी बंधन की उपस्थिति होती है, सहसंयोजी बंधन की उपस्थिति होती है। अब जब सहसंयोजी बंधन की उपस्थिति होती है, यानी कि कोवैलेंट सॉलिड में, कोवैलेंट कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड की उपस्थिति होती है, कोवैलेंट बॉन्ड की उपस्थिति होती है। अब जब कोवैलेंट बंधन की उपस्थिति होगा तो आपको पता है कि सहसंयोजी ठोस जो है ना एक प्रकार का सहसंयोजी यौगिक बनाता है। तो सहसंयोजी यौगिक की अगर हम बात करें तो सहसंयोजी यौगिक सहसंयोजी ठोस के रूप में होता है, और सहसंयोजी ठोस में सहसंयोजी बंधन बनते हैं। और सहसंयोजी बंधन को हम लोग यहाँ पे एक नाम से और जानते हैं, जिसमें कहा जाता है कि ये कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक को रखता है, कोवैलेंट अट्रैक्शन फोर्स को रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये शेयरिंग बॉन्ड, साझेदारी बंधन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, साझेदारी बंधन के नाम से जानते हैं।
तो कोई आपसे यदि पूछे कि सहसंयोजी का दूसरा नाम क्या होता है, तो साझेदारी बंधन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो इतना बात क्लियर होना चाहिए कि सहसंयोजी क्रिस्टल ठोस एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। सहसंयोजी यौगिक जो है सहसंयोजी ठोस के रूप में होते हैं। सहसंयोजी ठोस में सहसंयोजी बंधन की उपस्थिति होती है। सहसंयोजी बंधन को साझेदारी बंधन के नाम से जानते हैं। साझेदारी बंधन कब बनता है, जब कोई ए और ए कोई बी, जब कोई ए और कोई बी पदार्थों के बीच में, परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तब यहाँ पर एक बंधन का निर्माण होता है, उसको हम लोग सहसंयोजी बंधन कहते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जैसे H है, Cl है, H और Cl है, तो H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है ना। अब बताओ कि यहाँ पर H के पास मिस्टेक हो गया, H के पास एक और इसके पास आएगा 2 8 7, तो 7 आया इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, तो 7 लिख दिए। इसका पास आया 1, तो 1 लिख दिए। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन है जो S ब्लॉक का एलिमेंट है, और ये क्लोरीन जो होता है ना P ब्लॉक का एलिमेंट है। तो P ब्लॉक को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर से इसको देगा, इधर से ये इसको देगा, आपस में ये बॉन्ड बना लेगा। समझ गए ना कि 2 2 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया। तो इस प्रकार से सहसंयोजी बंधन का निर्माण होता है। अब आते हैं हम लोग सिलेबस पे, ठीक ना। अब आया जाए सिलेबस पे, क्या कहता है इसके बारे में। सहसंयोजी क्रिस्टल दूसरा नंबर में आप लोग लिख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। और अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोलता है, दूसरा नंबर में बातों को समझते हैं। तो सहसंयोजक क्रिस्टल यानी कोवैलेंट क्रिस्टल की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखना है डैश मार के। वह क्रिस्टल जिसके अवयवी कण सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं उसे सहसंयोजक क्रिस्टल कहते हैं। अब देखिए, अभी आप लोग को जो बताए समझाए उसको समझ गए होंगे, तो आप अपना खुद से इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। देखिए वही चीज लिखा हुआ है, वैसा क्रिस्टल या वह ठोस जिसके अवयवी कण सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। यानी कोई ऐसा ठोस है, जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से यहाँ पे एक अवयवी कण है, यहाँ पे अवयवी कण, ये सब आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कोई परमाणु होगा, ये यहाँ पे अणु होंगे, इस प्रकार से ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। अब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में आपको यहाँ पे इस प्रकार से एक बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, तो ये बॉन्ड जो है ना, ये कह रहा है कि ये सहसंयोजी बंधन होते हैं, ये सहसंयोजी बंधन होता है। तो सहसंयोजी बंधन से जिसका अवयवी कण जुड़े हुए होते हैं, तो सहसंयोजी बंधन से जब जुड़े हुए होते हैं उसको हम कह देते हैं क्या चीज, उसको कह देते हैं हम लोग एक प्रकार का सहसंयोजी क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल। अब देखिए, इस क्रिस्टल में अवयवी कण सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़कर 3D में बड़े अणु का निर्माण करते हैं, जिसके कारण इसे नेटवर्क क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। सहसंयोजी को बहुत बार पूछता है कि सहसंयोजी ठोस को किस नाम से जानते हैं, तो नेटवर्क क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। आप याद कर लेना कि सहसंयोजी क्रिस्टल को नेटवर्क ठोस के नाम से जानते हैं। किस ठोस के नाम से जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसे हम क्रिस्टल ठोस के नाम से जानते हैं। फिर कहा जाता है, जैसे आपके पास होता है सिलिकॉन, हीरा, ग्रेफाइट, कोरंडम, ये सभी जो है ना, ये एक नेटवर्क क्रिस्टल है। तो इसका उदाहरण से क्वेश्चन आपका आता है कि आपको याद करना पड़ेगा। पूछता है कि हीरा, इनमें से क्रिस्टल ठोस कैसा रखता है, तो कैसा क्रिस्टल ठोस रखता है हीरा भाई, तो नेटवर्क ठोस रखते हैं, ठीक ना। नेटवर्क ठोस किसको कहते हैं, तो सहसंयोजी क्रिस्टल को कहा जाता है। तो सहसंयोजी क्रिस्टल के अंतर्गत आने वाला उदाहरण ग्रेफाइट हो गए, हीरा हो गया, सिलिकॉन हो गया, कोरंडम हो गए।
क्या हो गया, कोरंडम हो गए। ठीक ना, ये सभी चीजों को याद रखना। इसका डिफिनेशन, इसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यहाँ से आता है, पूछता है कि हीरा किस प्रकार के स्ट्रक्चर को रखता है, संरचना को रखता है। तो हीरा किस प्रकार के संरचना को रखता है, आपको पता होना चाहिए कि हीरा जो है सहसंयोजी संरचना को रखता है, यानी कि नेटवर्क सॉलिड के रूप में रहते हैं, इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाता है। एक नेटवर्क कहने का मतलब एक कोई इंसान है, ये तीन ऐसे अपना इंसान बनाया, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं देखते हो, फिर ये तीन बनाता है, फिर ये तीन बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से बढ़ते चला जाता है। तो नेटवर्क सॉलिड है जो इस प्रकार से जुड़े होते हैं। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सहसंयोजक क्रिस्टल की विशेषताएं, ये टॉपिक बनाइएगा, नहीं उसी में डैश मार के लिखो, उसी में डैश मार के लिखो आप लोग। और यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है बहुत अच्छा चीज, यहाँ पे दिया हुआ है कि सहसंयोजक क्रिस्टल की विशेषताएं। तो क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में जरा देख लेते हैं। ये प्रायः बहुत ही कठोर होते हैं, ये बहुत कठोर होता है, सही बात है। आप देखो, इसका उदाहरण में आप हीरा देखे थे, इसका उदाहरण में आप सिलिकॉन देखे थे, इसके उदाहरण में आप ग्रेफाइट को देखे थे, ग्रेफाइट को देखे थे, इसके अंतर्गत आप क्या देखे, कोरंडम को देखे। तो ये सभी जो उदाहरण दिए गए हैं ये कोवैलेंट क्रिस्टल का है। तो कोवैलेंट क्रिस्टल जो होता है, यानी कि आपका सहसंयोजी क्रिस्टल जो होते हैं, ये बहुत ही क्या होता है, कठोर होता है। तब जब कठोर होगा तो इनका द्रव्यनांक तथा क्वथनांक काफी उच्च होते हैं, लेकिन आयनिक ठोस से कम होता है, लेकिन आयनिक ठोस से कम होता है। ठीक ना, चलिए एक बार इसको जरा आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको राहत मिलेगा इस पढ़ने में। ठीक ना, फिर देखिए, ग्रेफाइट को छोड़ करके ये विद्युत का कुचालक होते हैं। जितने भी कोवैलेंट क्रिस्टल हैं, शायद आपका ये हीरा है, कोरंडम है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन तो उपधातु के श्रेणी में आता है। ग्रेफाइट है ना, जो विद्युत का सुचालक होता है, यानी विद्युत को प्रवाह करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो करता है। तो इसको हम कहते हैं कि ग्रेफाइट को छोड़ करके ये सभी विद्युत के कुचालक होते हैं और विभिन्न कंपनिवृत्तियों द्वारा प्रकाश का अवशोषण करते हैं। प्रकाश का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, तो ग्रेफाइट को छोड़ करके जितने भी इसमें एग्जाम्पल आते हैं सब विद्युत का कुचालक है, सिर्फ ग्रेफाइट ही है जो विद्युत का सुचालक होता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आणविक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक ना, आज रहने देते हैं, आणविक क्रिस्टल से रिलेटेड बातों को स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।